जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे साथियों यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए जीके जीएस के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए सीधा प्रश्नों पर फोकस करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है। क्या कहता है? कहता है कि विनय पिटक, सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? गौतम बुद्ध के या ऋषभ देव के या महावीर के या गुरु गोविंद सिंह के? तो साथियों विनय पिटक और सुत्त पिटक गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के संकलन है। और इसके साथ एक विनय पिटक हो गया, एक सुत्त पिटक, इसके साथ और एक होता है अभिधम्म पिटक। और इन तीनों पिटक को मिलाकर के साथियों क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो ऑप्शन कैसे दिए हैं? ऑप्शन एक दिया गया है मोहनजोदड़ो, या फिर साथियों हड़प्पा, या फिर लोथल, या कालीबंगा। तो साथियों सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा खोजा गया था, जिस कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है साथियों 1921 में साथियों इसका उत्खनन कब हुआ? 1921 में हुआ और दयाराम साहनी ने करवाया था। ठीक है, तो देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, यहां पर देखिए कहता निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या? तो मैंने आपको पहले भी बतलाया है कि साथियों गुलाब खिले तो सांस लो, ये ट्रिक आपको बताया था दिल्ली सल्तनत के साथियों वंशों को क्रम से याद रखने की। गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो, ये ट्रिक है। ठीक है, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से हो गया गुलाम वंश, सबसे पहले गुलाम वंश आएगा। तो यहां पर ऑप्शन डी में देखो गुलाम वंश नहीं तुगलक वंश दिया, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकेगा। फिर खिले का मतलब क्या हुआ? खिलजी वंश, तो गुलाम वंश के बाद आएगा खिलजी वंश। तो यहां पर देखो गुलाम वंश के बाद तुगलक वंश दे रखा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए भी हमारा उत्तर नहीं होगा। और ऑप्शन सी में देखो गुलाम वंश के बाद लोधी वंश दिया, खिलजी वंश नहीं दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल और केवल ऑप्शन बी में देखो गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश दिया है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे जांचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, लेकिन हम बताते। देखिए गुलाब से हो गया गुलाम वंश, खिले से हो गया साथियों खिलजी वंश, और गुलाब खिले तो सांस लो, यहां पर सांस भी बीच में आता है। ठीक है, गुलाब खिले सांस लो, तो से हो गया तुगलक वंश, और सांस यहां पर सैयद वंश नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, सांस से होता सैयद वंश, और लोथ से हो गया लोधी वंश। ठीक है, तो ऑप्शन साथियों बी करेक्ट जवाब हो जाता। अगर इनकी स्थापना और साथियों समय सीमा आपको पता करना है तो देखिए हम आपके लिए नीचे ये सब लेकर आए हैं। देखिए दिल्ली सल्तनत का जो समय है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच की जो अवधि है इसको दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। और दिल्ली सल्तनत में मुख्यतः 5 राजवंश शामिल हैं जो निम्नवत हैं। मतलब गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है, ये भी जान लीजिए। और गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी, और ये 1206 से 1290 तक ये साथियों गुलाम वंश का शासन रहा। ठीक है, अब आ जाता खिलजी वंश। खिलजी वंश का साथियों समय सीमा 1290 से 1320 तक है। खिलजी वंश की स्थापना किसने की साथियों? ये बताएं जल्दी जल्दी। तो खिलजी वंश की स्थापना साथियों किसने की? और यहां पर देखिए तुगलक वंश का हो जाता 1320 से 1314, और सैयद वंश का 1414 से 1451, लोधी वंश का साथियों 1451 से 1526। तो साथियों लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने करी, सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने करी, तुगलक वंश की स्थापना साथियों किसने करी, और खिलजी वंश की स्थापना किसने करी? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, इसीलिए मैंने इसको नहीं बताया। ठीक है, और साथियों कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दे ताकि हमको भी पता चल पाए आपको कितना पता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न ये रहा। यहां पर देखिए कहता पानीपत की तीसरी लड़ाई कौन से वर्ष में लड़ी गई? 1761 में, या फिर 1762 में, या फिर 1763 में, या फिर 1760 में? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई साथियों 1761 में लड़ी गई। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब हो जाता। और ये किसके बीच लड़ी गई थी? ये साथियों अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी, जिसमें अहमद शाह की जीत हुई थी। ठीक है, और अगर पूछ लेता पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ये 1500
1926 में हुआ था। अगर पूछ लेता पानीपत का दूसरा युद्ध, तो ये साथियों पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। अगर आपसे पूछ लेता कि 1526 का जो युद्ध है वो किसके किसके बीच हुआ था, तो ये साथियों इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। और पूछ लेता दूसरा युद्ध जो 1556 को हुआ था, ये किसके किसके बीच हुआ था, तो ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो गया। और ये एक्स्ट्रा जानकारी को भी आप अपने दिमाग में रखेंगे। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे क्या कहता है। कहता भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहां की गई थी, मुंबई में या फिर गोवा में या फिर सूरत में या कोलकाता में। तो कहां की गई, ये सूरत में की गई साथियों। कब की गई, 1608 ईस्वी में की गई। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, यहां पर देखिए प्रश्न संख्या 6। कहता स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, सी राजगोपालाचारी, आचार्य नरेंद्र देव या डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो साथियों यहां पर आपसे पूछा संविधान सभा की, तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे स्वतंत्रता के बाद वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाता है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, तो यहां पर देखिए क्या कहता है, ये रहा आपके सामने क्या कहता है, बेहतरीन प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। आप ट्रिपल स्टार इस प्रश्न पर लगा सकते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय नहीं, संवैधानिक क्या होता है, जिसका जिक्र संविधान में हो, और असंवैधानिक वो होता है जिसका जिक्र संविधान में ना हो। तो ये कहता है संवैधानिक नहीं है, मतलब किसका जिक्र संविधान में नहीं। तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग, इसका जिक्र संविधान में है और इसकी जानकारी जो है अनुच्छेद साथियों 315 में दी गई है। इसकी जानकारी अनुच्छेद 315 में दी गई। निर्वाचन आयोग का भी जिक्र संविधान में है और इसकी जानकारी आपको अनुच्छेद 324 से 29 के बीच मिल जाती है। तो ये अनुच्छेद 324 में इसका जिक्र है, ठीक है। किसका, ये इसका अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का, ठीक है। और इसके अतिरिक्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि इसको कहते हैं CAG, इसका जिक्र जो है साथियों आपका अनुच्छेद 148 में मिल जाएगा, ठीक है। और नीति आयोग का कहीं भी पूरे संविधान में इसका जिक्र नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका उत्तर कौन होगा, ऑप्शन डी करेक्ट जवाब होगा। और नीति आयोग का जो भी अध्यक्ष होता है वो कौन होता, वो साथियों प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहां पर देखिए साथियों क्या कहता है, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि क्या विशेषता है जो गणतांत्रिक है। तो ऑप्शन ए में दिया गया इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान किया गया, या फिर बी में दिया गया इसके एक अधिकार विधेयक शामिल किया गया, या फिर सी में क्या कहा गया इसमें वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया, या इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं। तो साथियों इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं, इसीलिए भारत का संविधान जो है गणतांत्रिक है। सीधा सा बात, ये वंशानुगत का मतलब क्या होता है, वंशानुगत का मतलब साथियों ये होता है कि वंश से ही शासन बनेगा। ये मान लीजिए एक राजा है तो उसके बाद उसके साथियों परिवार या उससे संबंधित व्यक्ति ही राजा बनेगा, कोई दूसरा नहीं बन सकता। जैसे कोई राजा है तो उसका बेटा या उसका भतीजा या उसका साथियों कोई सगा संबंधी उसके ही रिलेशन वाला बनेगा, कोई अन्य नहीं बनेगा। इसको वंशानुगत कहा जाता है और ऐसा शासन भारत में नहीं है, इसीलिए यहां पर गणतांत्रिक शासन है, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, यहां पर देखिए क्या कहता है, भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या होते हैं। सो साथियों ये केवल आपको बहकाएंगे नहीं, ये केवल केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख रूप से कार्य करते। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाता है साथियों, ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, यहां पर देखेंगे कहता स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे, 347 या फिर 490 या फिर 565 या फिर साथियों 418। तो कितने थे साथियों,
565 थे, जिसमें से जम्मू कश्मीर और साथियों हैदराबाद और जूनागढ़ ये 3 अलग थे और 562 भारत में शामिल थे। उनको बाद में शामिल किया गया। मतलब ये रजवाड़े का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये रजवाड़े साथियों, जब भारत छोटे छोटे राज्यों में टुकड़ों में बटा हुआ था उसको रजवाड़े कहते हैं, और तब भारत भी 565 रजवाड़ों में बैठा था। इनको एकजुट करने का, इनको एक में मिलाने का कार्य किसने किया साथियों? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, यहां पर देखिए, कहता है इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? दूसरा पूछा हाइड्रोजन है या फिर हीलियम है या नाइट्रोजन है या आयरन? तो ये दूसरा पूछा तो सबसे ज्यादा तो हाइड्रोजन हो जाता है, लेकिन दूसरा पूछा इसीलिए हीलियम हो जाता। सबसे ज्यादा कौन होता है? सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होता। दूसरा पूछा तो ये हीलियम। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं साथियों अगला। अगला प्रश्न ये रहा, यहां पर कहता है रजत क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? अंडे से है या फिर धातु से है या दूध से है या कृषि से है? तो किससे है? रजत क्रांति का संबंध अंडे से है। रजत क्रांति का संबंध अंडे से, जबकि धातु का संबंध औद्योगिक क्रांति से है, और दूध का साथियों संबंध श्वेत क्रांति से, कृषि का संबंध साथियों कृषि का संबंध हरित क्रांति से है, और गोल क्रांति का संबंध साथियों आलू से हो जाता है। गोल क्रांति का संबंध आलू से, और गुलाबी क्रांति का संबंध साथियों झींगा मछली और प्याज से हो जाता। झींगा मछली और प्याज से हो जाता, झींगा मछली व प्याज। और साथियों पीली क्रांति का संबंध सरसों से हो जाता है। ये सभी आपको साथियों याद रखना है। ठीक है, कई क्रांतियां हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो जितनी भी क्रांतियां हैं हम उसको एक क्लास में सेपरेट क्लास लेकर आ जाएंगे आपके लिए। ठीक है साथियों, तो देखते हैं आगे देखेंगे। ये रहा, यहां पर कहता है जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है, ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ का संबंध किससे होगा? भूकंप से होगा या बाढ़ से होगा या तापमान से होगा या आर्द्रता से होगा? तो देखिए ये बैरोमीटर साथियों दाब का मापन करता है, तो भैया सिस्मोग्राफ किसका मापन करता? ये भूकंप का मापन करता है। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाता है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा भैया, क्या कहता है? रानीखेत हिल स्टेशन, रानीखेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल में है या उत्तराखंड में है या सिक्किम में है या हिमाचल प्रदेश में? तो ये जो है साथियों उत्तराखंड राज्य में स्थित है, और उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है वियतनाम की राजधानी क्या है? वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है या बाली है या बैंकॉक है या पोर्टविला? तो इसकी राजधानी साथियों हनोई हो जाती। इसकी मुद्रा आपको कमेंट करके बताना है, मुद्रा का नाम कमेंट करना है। तो साथियों देखिए यहां पर एक बात आपसे निवेदन है कि अगर यह क्लास अच्छी लग रही तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दो और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आने वाली आगामी जो क्लास है उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, और रोज क्लासें हम ले रहे हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए साथियों अगला देखेंगे। ये रहा, यहां पर कहता है जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं? मोनोपोली कहते हैं या ओलिगोपोली कहते हैं या पूर्ण स्पर्धा कहते हैं या मार्केटाइजेशन कहते हैं? पहली बात, ये स्पर्धा शब्द का मतलब होता है कंपटीशन। जिस बाजार में कंपटीशन की कमी होगी वहां पर तो साथियों कोई दिक्कत नहीं, एकात्मक दुकानदारी होगी, मतलब एक ही चीज से एक लोग का दुकानदारी होगा, उसमें कोई कंपटीशन नहीं। इसको क्या कहा जाता है अर्थशास्त्र में? मोनोपोली कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा प्रश्न संख्या साथियों 17। ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है। इकोनॉमिक्स यानी कि साथियों अर्थशास्त्र से संबंधित। कहता है कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत के योग को किस नाम से जाना जाता है? कुल व्यय के नाम से या कुल लागत के नाम से या कुल राजस्व के नाम से या कुल उत्पाद के नाम से? तो इसको कुल लागत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाता है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, यहां पर देखिए ये भी इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। कहता है एमपीसी यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान जो होता है वो समानता कितना होता है?
-1 पर नियत रहता है, या फिर -1 और -2 के बीच में होता, या 1 से अधिक और 0 से कम नहीं होता, 1 से अधिक नहीं होता और 0 से कम नहीं होता, या 1 और बीच के बीच में। तो एमपीसी का जो मान है वो 0 से 1 के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में होता। तो ऐसा ऑप्शन कहीं भी नहीं दिया, ये देखिए उसी को दर्शा रहा करा, 1 से अधिक और 0 से कम नहीं होता, मतलब कि 1 से अधिक भी नहीं होगा और 0 से कम नहीं, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है पोंगल किसको समर्पित एक शस्य उत्सव है। ये पोंगल सबसे पहली बात कहां मनाया जाता है, सबसे पहली बात ये साथियों तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। और ये किसको समर्पित है, सरस्वती देवी को, या फिर अग्नि देवता को, या सूर्य देवता को, गंगा देवी को। इन चारों में से साथियों सूर्य देवता को समर्पित है। ऑप्शन सी करेक्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। और इस क्लास को साथियों लाइक जरूर करें, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे साथियों ये रहा, यहां पर देखते हैं गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस कि इनमें से कौन सी तारीख को मनाया जाता है, 22 दिसंबर को, या फिर 20 दिसंबर को, या 19 दिसंबर को, या 21 दिसंबर को। कब मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस प्रत्येक साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर गोवा की राजधानी पूछ ले तो पणजी हो जाती है, और भाषा पूछ ले तो यहां पर कोंकणी भाषा बोली जाती है। देख लेते हैं आगे। आगे साथियों देखते हैं यहां पर क्या कहता है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राजीव गांधी को, या पीवी नरसिम्हा राव को, या मोरारजी देसाई को, या आई के मतलब गुलजारी लाल को, गुजराल को, ठीक है, वही है जो लिखा वही सब पढ़िए, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई के गुजराल को, तो किसको भैया किया गया था, राजीव गांधी को किया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब। और कब किया गया था, 1991 में किया गया था, ये भी याद रखना है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा भैया, क्या कहता है, कहता है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहां स्थित है। वाशिंगटन डीसी में, या फिर जनेवा में, या फिर न्यूयॉर्क सिटी में, या लंदन में। तो कहां स्थित है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाता। अगर आपसे स्थापना पूछ लेता या और कुछ पूछ लेता तो आप क्या बताते। इसके विषय में साथियों यहां से प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न बनता है, इसीलिए यहां पर जो बहुत बार पूछे गए उनको मैं यहां पर आपके सामने डिस्कस करता हूं। देखिए यहां पर ये बहुत बार पूछे गए संगठन इधर दिया गया, उनका स्थापना वर्ष और उनका मुख्यालय। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अभी अभी मैंने बताया 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बताया अभी भी, इसकी स्थापना 1945 में न्यूयॉर्क सिटी में, साथियों न्यूयॉर्क सिटी में इसका मुख्यालय। जबकि राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में हुई और इसका जो मुख्यालय है वो लंदन में स्थित है, ठीक है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको साथियों शॉर्टकट में WHO भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1948 में हुई और इसका मुख्यालय जनेवा में स्थित है, ठीक है। और विश्व बैंक की स्थापना साथियों 1944 में हुई और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ये सभी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है और ये बार बार आपके एग्जामों में रिपीटेड है, ठीक है। देखते हैं साथियों आगे। आगे यहां पर देखेंगे, ये कहता है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ये बैडमिंटन से है, या फिर फुटबॉल से, या हॉकी से, या क्रिकेट से। तो किससे है साथियों, ये हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाता है आपके प्रश्न का। और लेडी रतन टाटा ट्रॉफी उद्योगपति रतन टाटा के नाम पर रखा गया है, ये हॉकी से संबंधित है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भाषा का केंद्र कहां स्थित है। दिसपुर में, या फिर कोहिमा में, या फिर गुवाहाटी में, या ईटानगर में। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भाषा का जो केंद्र है वो साथियों स्थित है कहां पर, गुवाहाटी में स्थित है। और इस केंद्र की स्थापना कब हुई, इस केंद्र की जो स्थापना है भैया 1989 में हुई थी, ठीक है। और इसके अंतर्गत केवल 2 भाषाएं आती हैं, पढ़ाई जाती है। इस क्षेत्र केंद्र के अंतर्गत कितनी भाषा, 2 भाषा, एक हो जाती है मणिपुरी और एक हो जाती है नेपाली। ये दोनों भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों यहां पर, प्रश्न संख्या 25, कहता डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक इनमें से किससे संबंधित हैं। बचपन बचाओ आंदोलन से, या महिला आंदोलन से, या कृषि
समुदाय से या सुलभ शौचालय आंदोलन से? तो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जो हैं ये साथियों सुलभ शौचालय आंदोलन से संबंधित हैं। ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाता है। और बिंदेश्वर पाठक ने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की भी स्थापना की। सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास में इतना ही। आप जान रहे हैं कि मैं छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से आपको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज प्रोवाइड करवा रहा हूं। इसीलिए साथियों आप क्या करें, इस क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। ठीक है, और साथियों इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और यदि चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आने वाली आगामी क्लासों का तुरंत नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।